हेलो गाइस, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं एमजेसी जूलॉजी को। तो अगर आपका मेजर जूलॉजी है तो आप इस वीडियो को देख के रिवाइज कर सकते हैं। और हम यहाँ पे सारी गेस और पीवाईक्यू क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे रिवाइज करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब चलिए हम जूलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पैरामेसियम के बारे में पढ़ते हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए, जैसे इसकी स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, इसका रिप्रोडक्शन का मोड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना होता है, इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना होता है, बाइनरी फिजन इसमें जो होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसको हम चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका फाइलम वगैरह को जान लेते हैं। देखिए, इसका फाइलम जो है प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सिलियोफोरा है, क्लास जो है इसका सिलियाटा है, सब क्लास इसको ट्रिकिया है। ये इंपॉर्टेंट होगा और ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ऑर्डर इसका है हाइमेंस्टोमाटिडा और सब ऑर्डर इसका है पेनिसुलिना और फैमिली है इसका पैरामेसिडी और जीनस टाइप है इसका पैरामेसियम और इसका स्पीसीज है कॉर्डेटम, ठीक। तो इसका ना फाइलम आप याद कर लीजिएगा और ऑर्डर और जीनस टाइप तो हो जाएगा, और फैमिली भी आप याद कर सकते हैं। देखिए, हैबिटाट और इसका हैबिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है ना एक्वेटिक एनिमल जो मिलते हैं पानी में, जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, ड्रेन्स हो गया, टैंक्स हो गया या नदी हो गया, वो होते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो है मिलते हैं हमें मतलब रुके हुए पानी में, स्टैग्नेंट वाटर, जैसे कि कहीं कहीं पे नाला टाइप बन जाता है ना, तो वहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कि जैसे खाद्य प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें भी मिलते हैं। पैरामेसियम जो है ना होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है। ये क्या करता है कि ये ना छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, डायटम्स हो गया, छोटे छोटे अलगी हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, उन पे ये फीड करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो है ना इनका शेप जो होता है ना वो स्लीपर के टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे आप इसका चित्र भी देख सकते हो, देख रहे हैं। ये जो है इसका चप्पल की तरह का इसका जो है स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसको स्लीपर स्ट्रक्चर बोला जाता है। देखिए, इसलिए ना इसको स्लीपर एनिमेलिक्यूल भी बोलते हैं। देखिए, इसका एंटेरियर एंड जो होता है ना ये जो है ब्लंट होता है और पोस्टेरियर एंड जो होता है इसका पॉइंटेड होता है। अब देखिए, इसकी साइज़ की बात करें तो ये जो है माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब कि बहुत छोटा होता है। और इसका जो साइज़ है ना अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। मतलब कि देखिए, कॉर्डेटम की बात करें तो 170 म्यू से लेके 290 म्यू तक होता है। पी ऑडेलिया का इतना होता है, पी ट्रिकिडियम का इतना होता है, तो डिफर करता है। अब चलिए थोड़ा सा हम पैरामेसियम का जो स्ट्रक्चर्स होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पेलिकल जो है ना बॉडी के अराउंड जो है एक टफ लेयर कह सकते हैं इसको, वो होता है। देखिए, ये जो है ना क्या करता है कि पैरामेसियम को स्लीपर लाइक शेप देता है, जो हम आपको चप्पल जैसा शेप दिखाते हैं वो देता है, ठीक है। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ना ये सीलिया का भी फील्ड दिखाता है, मतलब कि इसके चारों तरफ सीलिया भी होता है, छोटा छोटा बाल जैसा, ठीक है। और देखिए, सीलिया की बात करें तो ये क्या होता है कि ये जो है ना पूरे पेलिकल पे जो है लगा हुआ होता है और बहुत ही छोटा साइज का होता है और वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है। और ये जो है 10 से 12 म्यू का हो सकता है लंबाई में और 0.27 म्यू का हो सकता है विड्थ में। और ये जो है ना एक सिंगल पैरामेसियम की बात करें तो उसमें जो है 12,000 से लेके 14,000 तक सीलिया रहता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, वहाँ पे लिखने में बनेगा। अब देखिए, पैरामेसियम जैसे कि कॉर्डेटम हो गया, सीलिया, तो उसमें जो है ना सीलिया जो है ना पोस्टेरियर एंड पे होता है एंड क्या करता है कि वो कॉडल टफ्ट बनाता है, ठीक है। ये जो है पैरामेसियम का डायग्राम है बहुत सुंदर सा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्जाम में आपको बनाने को भी आ सकता है। अगर आप ये बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम ट्राइकोसिस्ट की बात करें तो ये जो है एक बहुत ही छोटा छोटा स्पिंडल जैसा सिलिंड्रिकल शेप का होता है, जो कि परपेंडिकुलर पेलिकल के परपेंडिकुलर लगा रहता है। मतलब कि कैसे मैं बताऊँ, जैसे काटा काटा निकला रहता है ना उसी टाइप का, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये जो है ना ओपन करता है, ये जो है ओपन होता है, जो प्रेजेंट होता है पेलिकल के शरीर पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना उससे जो है ये ओपन अप होता है। अब देखिए, हर ट्राइकोसिस्ट जो होता है ना वो पॉइंटेड होता है और उसका जो है ब्रॉड सैफ्ट होता है, मतलब कि बहुत मोटा मोटा कांटा टाइप होता होगा। अब देखिए, इसका जो टिप जो है ना वो कंटेन करता है स्पाइक, जो कि कवर होता है एक कैप से, और स्पाइक जो है ना अराइज होता है और बेसल स्ट्रक्चर में। अब देखिए, साफ्ट जो है कंटेन करता है एक स्वेलिंग सब्सटेंस, मतलब कि ये बेसिकली इसको जो है ना हेल्प करता है अपनी बचाव के लिए। तो ट्राइकोसिस्ट का ये भी एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब चलिए साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो है इसमें जो है आउटर क्लियर और एक्टोप्लाज्म
अब देखिए साइटोप्लाज्म जो है इसमें 2 लेयर्स में बटा हुआ होता है। पहला मतलब बाहर का लेयर जो होता है ना वो एक क्लियर एक्टोप्लाज्म होता है, मतलब क्लियर फ्लूइड होगा, मैट्रिक्स होगा, और अंदर का ना ग्रैनुलर एंडोप्लाज्म होता है, मतलब कि उसमें दाना-दाना टाइप जो है कुछ-कुछ रहता है उस मैट्रिक्स में, ठीक है। आगे हम चलते हैं न्यूक्लियर apparatus के बारे में जानते हैं। ये जो है ना इसमें जो है एंडोप्लाज्म जो है ना इसका 2 तरह का न्यूक्ली कंटेन करता है। पहला होता है मैक्रोन्यूक्लियस, जिसमें कि ये बहुत बड़ा होता है और बीन शेप का होता है, और ये जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, इसको इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, और ये जो है वेजिटेटिव फंक्शन करता है। देखिए माइक्रो न्यूक्लियस की बात करें तो ये बहुत ही छोटा होता है और रिप्रोडक्टिव होता है, मतलब कि ये प्रजनन कर सकता है, और ये जो है ना इसका माइक्रो न्यूक्लियस का नंबर जो है ना अलग अलग स्पेसिस में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि पैरामेसियम क्वाड्रिटम में 1 होता है, पैरासियम ओरेलिया में 2 होता है, पैरामेसियम मल्टीन्यूक्लिएटम में बहुत सारे होते हैं। देखिए माइक्रो न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सराउंड करता है, मतलब चारों तरफ होता है। देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल की बात करें तो कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल जो होता है वो फ्रेश वाटर में मिलता है, और ये जो है एक तरह का प्रोटोजोआ है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ठीक। और ये जो है क्या करता है कि ये 2 प्रकार का कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल होता है पैरामेशियम में, एंटेरियर और पोस्टेरियर, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल क्या करता है कि ये एक सेंट्रल रिजर्वायर कंटेन, मतलब कि इसके बीच में जो है ना एक रिजर्वायर, मतलब कि रिजर्व टाइप होता है, बैंक टाइप होता है, जिसमें कि और इसके चारों तरफ जो है ना रेडिएटिंग कनाल होता है, मतलब कि छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल वॉक्यूल जब खुलता है ना बाहर की तरफ तो परमानेंट पोर उसका रहता है, उसी से खुलता है, ठीक है, और जहाँ पे पिलिकल प्रेजेंट होता है। और देखिए रेडियल कनाल जो है ना क्या करता है कि कलेक्ट करता है बहुत सारा पानी जो कि रिलीज हो रहा है सेंट्रल वॉक्यूल से। अब देखिए वॉक्यूल जो है ना होता है ना इस स्टेज में उसको डायस्टोल बोलते हैं, और वॉक्यूल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि वो पानी जो है रिलीज कर सके बाहर बॉडी से, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टेड वॉक्यूल को जो है ना हम क्या कहते हैं कि ये जो है सिस्टोल स्टेज है इसका, ठीक। अब चलिए हम फूड वॉक्यूल पे चलते हैं। देखिए फूड वॉक्यूल क्या होता है, ये जो है कंटेन करता है ये जो है एंडोप्लाज्म में होता है, ठीक है, और ये इसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होता है कि इंजेस्टेड मतलब पचा हुआ खाना होता है। अब देखिए ओरल ग्रुप पे चलते हैं हम, तो देखिए ये क्या होता है, ये वेंट्रल सरफेस मतलब आगे की तरफ जो सरफेस होता है उस पर ना एक बड़ा सा छेद होता है जिसको कि हम ओरल ग्रुप बोलते हैं। और देखिए ओरल ग्रूव जो है कॉनिकल वेस्टिब्यूल तक जाता है, और ये जो है एक मतलब तिरछा सा ना छेद टाइप होता है साइटोस्टोम में। देखिए साइटोस्टोम क्या करता है कि साइटोफारिनेक्स में ये ओपन अप होता है, तो ये ओरल ग्रूव ना बेसिकली एक छिद्र है। अब देखिए लोकोमोशन इन पैरामेसियम पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रोगेशन इन अ मीडियम इज कॉल्ड लोकोमोशन। देखिए जब कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है और अपना स्थान चेंज करता है तो उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। देखिए लोकोमोशन अगर पैरामेशियम में हो रहा है तो वो जो है सीलिया के कारण होता है, जो कि सिलियरी जिसको कि सिलियरी लोकोमोशन हम कहेंगे, ठीक है। सीलिया क्या करता है कि वो बीट करता है, बोले जन की वाइब्रेट करते रहता है, तो वाइब्रेशन ही बीटिंग होता है, तो बीट करते रहता है मतलब कि हिलते रहता है लगातार, और इससे क्या होता है कि लोकोमोशन कराने में हेल्प करता है, इसे चल पाता है बेसिकली पैरामेशियम, ठीक है। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये पेंडुलम की तरह हिलते रहता है। अब देखिए इसके पास जो है एक इफेक्टिव स्ट्रोक होता है और रिकवरी स्ट्रोक होता है, मतलब आगे की तरफ चलता है और पीछे की तरफ भी वो चल सकता है। देखिए इफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान जो है सीलिया जो है वो रिजिड और मतलब पीछे की तरफ चलता है इफेक्टिव स्ट्रोक के टाइम, और देखिए रिकवरी स्ट्रोक के टाइम ये क्या करता है कि ये फ्लेक्सिबल हो जाता है और आगे की तरफ चलता है, ठीक है। और देखिए जितना भी सीलिया बॉडी पे होता है ना वो सारे साथ साथ बीट नहीं करते, ये आपको याद रखना है। देखिए सीलिया जो है ना ट्रांसफर्स रो बीट ये जो है सिंक्रोनसली बीट करता है, मतलब कि कुछ सीलिया जो होगा बॉडी पार्ट का वो साथ में बीट करेगा, कुछ अलग तरह से बीट करेगा, मतलब कि पूरे बॉडी का सीलिया साथ में बीट नहीं करता, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए पैरामेसियम जो है वो सीधा पाथ पे नहीं चलता है, और ये जो है एक स्पाइरल पाथ कवर करता है, जैसे कि बुलेट चलता है ना गोल 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 गोल, वैसा ही कवर करता है, ठीक। और सीलिया जो है कैसे बीट करता है, मतलब कि 1 सेकेंड में जो है वो 10 से 11 बार बीट कर देगा, 10 to 11 टाइम्स पर सेकेंड, ठीक है। देखिए जो एनर्जी लगता है ना बीटिंग के दौरान वो जो है ATP से मिलता है। अब पैरामेसियम का अंदर का जो ऑर्गेनल्स होगा वो ATP रिलीज करता होगा, तो उसी से ये बीट कर रहा है। देखिए पैरामेशियम जो है बहुत जल्दी जल्दी चलता है, ठीक है, कह सकते हैं कि 2467 म्यू पर सेकेंड चलता है, ठीक। अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, रिकवरी स्ट्रोक कैसे चलता है, इफेक्टिव स्ट्रोक कैसे चलता है, देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह से पैरामेशियम चलता है। देखिए कैसे चल रहा है,
तो आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पे बना देंगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए पैरामेसियम में न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिए पैरामेसियम जो है बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, डायटम्स हो गया, छोटे छोटे अलगी हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, उनको ये खाता है, ठीक है। अब देखिए फीडिंग एपेरेटस की बात करें तो देखिए पैरामेसियम में जो है एक ओरल ग्रूव होता है, मतलब कि बाहर की तरफ एक छिद्र होता है। अब देखिए वो जो छिद्र होता है बॉडी के एक साइड पे होता है, वो जो है छिद्र कहाँ तक जाता है, वो एक चैम्बर में जाता है जिसको कि वेस्टिब्यूल कहते हैं। अब देखिए वेस्टिब्यूल जो है ना एक लार्ज ओपनिंग में खुलता है जिसको कि हम बकाल कैविटी कहते हैं, और फिर वो जो है साइटोस्टोम में जाता है, मतलब कि ओरल ग्रूव, फिर वो जाएगा वेस्टिब्यूल तक, वेस्टिब्यूल जाएगा बकाल कैविटी तक, और फिर वो जाएगा साइटोस्टोम तक। और जितना भी एपेरेटस मतलब ये छिद्र है ना, वो सब जो है लॉन्ग मतलब बहुत बड़े बड़े सीलिया से लाइंड होता है, मतलब कि जो कि खाना को अंदर भेजने में हेल्प करते हैं। देखिए मैकेनिज्म उसका कैसे जाता है, खाना कैसे वो होता है, उसकी बात करें तो चलिए हम देखते हैं। देखिए जब खाने का समय आता है तो सीलिया जो ओरल ग्रूव में होता है वो जो है बहुत जल्दी जल्दी बीट करता है, बहुत स्ट्रांगली बीट करता है बाकी पूरे बॉडी के सीलिया से ज़्यादा, ठीक है। और ये क्या करता है कि एक करेंट मतलब कि वाटर को जो है बहुत जल्दी जल्दी अपने बॉडी में की तरफ जो है या ओरल ग्रूव की तरफ जो है फेंकता है, ठीक है, जिसमें जो है फूड मटेरियल होता है। तो देखिए पानी को जो है जल्दी जल्दी बीट करेगा तो अंदर की तरफ वाटर जाएगा जिसमें कि फूड मटेरियल भी है, तो ऐसे करके खाना अंदर चला जाता है। अब देखिए जब वाटर करेंट जो है ना इंटर करता है वेस्टिब्यूल को सीलिया के प्रेजेंस के कारण, तो क्या होता है कि ये जो है ना रिजेक्ट कर देता है लार्ज फूड मटेरियल सीलिया वहाँ का, बहुत क्योंकि छोटा एनिमल है भाई, कितना बड़ा फूड पार्टिकल ले लेगा। तो स्मॉल फूड जो है ना क्या होता है कि डायरेक्ट किया जाता है साइटोस्टोम की तरफ बकाल कैविटी से, और बड़े फूड को फेंक दिया जाता है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ फूड वॉक्यूल की बात करें तो देखिए साइटोस्टोम के थ्रू जब खाना पास होता है साइटोफेरिनेक्स में, तो क्या होता है कि ये जो है ना फिल हो जाता है फूड वॉक्यूल से, ये जो है फुल हो जाता है। फिर क्या होता है कि फूड वॉक्यूल इस कारण से सेपरेट होकर साइटोप्लाज्म में बन जाता है। देखिए डाइजेशन की बात करें और एसिमिलेशन की बात करें तो डाइजेशन इसमें जो है इंट्रासेल्युलर होता है। अब देखिए साइटोप्लाज्म जो है ना एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है जिसको कि साइक्लोसिस बोलते हैं। अब इसमें जो है ना फूड वॉक्यूल फर्स्ट जो है ट्रैवल करता है पीछे की तरफ, और फिर ट्रैवल करता है आगे की तरफ, फिर से पीछे की तरफ मूव करेगा, तो इस कारण से जो है डाइजेशन में हेल्प होता है। अब डाइजेशन यहाँ पे क्या होता है साइक्लोसिस के थ्रू ये होता है, तो ये आप याद रख लेंगे, इंट्रासेलुलर याद रख लेंगे। देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें जो है लाइसोसोम में जो होता है वो हेल्प करता है डाइजेशन में। अब देखिए डाइजेशन जो है ना पहले तो होता है अल्कलाइन मीडियम में, उसके बाद जो है होता है एसिडिक मीडियम में, फिर जो है डाइजेस्टेड फूड जो खाना जो पच जाता है वो पास कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में, और इसको हम एसिमिलेशन बोलेंगे। इजेशन इसमें कैसे होता है, देखिए जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना वो जो है बाहर की तरफ एक ओपनिंग होता है जिसको कि साइटोपाइज बोलते हैं, उसके थ्रू जो है बाहर निकाल दिया जाता है जो कि पीछे की तरफ होता है साइटोस्टोम के। अब देखिए चलिए हम रिप्रोडक्शन इन पैरामेसियम पढ़ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आने की संभावना है। देखिए पैरामेसियम जो है ना दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअली भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये जो है होता है बाइनरी फिजन के थ्रू, और देखिए ये जो है ट्रांसवर्स टाइप होता है बाइनरी फिजन, मतलब कि सीधे सीधे होता है, सीधे कटता है, ठीक है। ट्रांसवर्स ऐसा होता है, देख रहे हैं ऐसे। देखिए ये जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो फेवरेबल कंडीशन में ही होगा। देखिए पैरामेसियम जो है ना खाना बंद कर देता है और अपने ओरल ग्रुप को जो है बंद कर देता है, मतलब कि वो उसका ओरल ग्रुप डिसअपियर हो जाता है। अब देखिए माइक्रोन्यूक्लियस क्या करता है कि वो डिवाइड करने लगता है माइटोसिस के थ्रू, और फिर स्पिनल फाइबर बन जाता है, और ये जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो ए माइटोसिस के थ्रू जो है डिवाइड हो जाता है। अब देखिए उसी समय जो है ना ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, मतलब कि एक लाइन दिखने लगता है एनिमल के बॉडी में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कंस्ट्रिक्शन बिकम्स डीप, और वो जो ये जो लाइन बन रहा है ना, ये देख रहे हैं लाइन धीरे धीरे, तो वो जो है डीप होने लगता है और अपीयर होने लगता है बॉडी के बीच में, ठीक है। अब जो है धीरे धीरे जो है दो डॉटर सेल्स बन जाती है, मतलब कि कट क्या दो प्राणी बन जाएगा, और इस तरह से जो है वन सेट और एक सेट जो है न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा था, एक सेल न्यूक्लियस जो है चला जाता है, ठीक। अब इससे जो है न्यू पैरामेसियम बन जाता है। देखिए एंटेरियर डॉटर को हम बोलते हैं पॉटर,
पोस्टेरियर वाले को बोलते हैं ओपिसिथ, मतलब कि इसको बोलेंगे पोर्टर और इसको बोलेंगे ओपिसिथ, ठीक है। अब देखिए डॉटर पैरामेसिया जो होता है ना, वो उनके अंदर जो फिर ओरल ग्रुप बनता है, जो कि यहाँ पे डिसअपियर हो गया था, देख रहे हैं, ये डिसअपियर हो जाता है, देख रहे हैं। अब देखिए और एक जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल भी बनने लगता है, ये सब देख रहे हैं, नया नया वो जो है क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स बन रहा है। अब देखिए ये जो प्रोसेस है बहुत फटाफट होता है, ये जो है 30 से 120 मिनट में बस ये हो जाता है, मतलब समझ रहे हैं कि पैरामेसियम कितना फटाफट रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए ये जो है ना पैरामेसियम जो है ना, ये जो है ये 3 से 5 बार कर सकता है डेली। तो देखिए डेली में जो है ये जो है 15-20 बच्चा जो है प्रोड्यूस कर देगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बार बार रिवाइज करिएगा, यानी कि संभावना है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामेसियम में होता है कंजुगेशन के थ्रू। अब देखिए ये जो कंजुगेशन का प्रोसेस होता है पैरामेसियम में, वो इस तरह से कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। दो पैरामेसिया जिसको कि हम कंजुगेंट्स बोलते हैं, वो पास आते हैं और क्या करते हैं कि वो फ्यूज़ होते हैं ओरल अपैरेटस के थ्रू। अब देखिए मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे टूट जाता है और जो है डिसअपियर हो जाता है समय के साथ। अब क्या होता है कि मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है ना, हर कंजुगेंट का मतलब कि हर दोनों मतलब क्या बोले पार्टनर्स का, वो जो है डिवाइड हो जाता है 2 भाग में, और क्या करता है कि 4 न्यूक्लियस जो है प्रोड्यूस करता है मियोसिस का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू, ठीक। अब यहाँ पे जो है 3 आउट ऑफ 4 डिसअपियर, और यहाँ पे जो इसमें जो है ना 4 न्यूक्लियस निकला, लेकिन 3 जो है वो खराब हो जाता है और सिर्फ 1 बचता है बाद में। और देखिए जो बचा हुआ न्यूक्लियस होता है ना, वो जो है अनइक्वली जो है डिवाइड होते जाता है, जिससे कि वो ना बहुत बड़ा बड़ा जो है लार्जर फीमेल न्यूक्लियस। अब देखिए जो बड़ा बचा हुआ न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है कि बड़ा सा फीमेल प्रो न्यूक्लियस निकालता है, और एक जो छोटा वाला होता है ना वो मेल प्रो न्यूक्लियस होता है। अब देखिए पेलिकल जो दोनों कंजुगेंट्स के बीच में होता है वो जो है मिल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज एक बन जाता है उन दोनों के बीच में, देख रहे हैं यहाँ पे, कैन यू सी दिस, यहाँ पे देख रहे हैं साइटोप्लाज्मिक ये सब बन रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों जो पार्टनर होते हैं उनके मेल प्रो न्यूक्ली को जो है एक्सचेंज किया जाता है, और इसके बाद जो है ना एक्सचेंज करने के बाद न्यूक्लियस का ये जो है क्या करते हैं कि ये फ्यूज़ होके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट न्यूक्लियस बनाते हैं, और उसके बाद ना कंजुगेंट्स जो है अलग हो जाते हैं, और क्या होता है कि फिर एक्स कंजुगेंट्स अगेन शो न्यूक्लियर रिकॉग्निशन। और फिर जो अलग अलग जो देखिए यहाँ पे हुआ ना कि ये देखिए 4 बना, फिर 2-3 ख़त्म हो गया, फिर सब मिला, फिर दोनों अलग हो गया। अब देखिए क्या होता है कि फिर सब ना एक एक जो है न्यूक्लियस दिखाने लगे, देख रहे हैं आप। अब फिर वो क्या करते हैं, अब एक्स कंजुगेंट अगेन शो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनली 4 डॉटर पैरामेसिया रिजल्ट फ्रॉम ईच एक्स कंजुगेंट। अब देखिए ये सब में 4-4 वो देखिए 3-4 है ना ये दोनों में, तो इससे क्या होता है कि ये टूट के और मतलब 2-2 ये डॉटर सेल्स बना, और इस कारण से 4 जो है पैरामेसियम बन गया। अब चलिए हम चलते हैं कि जो फैक्टर्स जो है ज़रूरी है कंजुगेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। देखिए कंजुगेशन ना अनफेवरेबल कंडीशन में ही होता है पैरामेसियम में, ठीक है। पैरामेसियम जो है ना बहुत ज़्यादा बाइनरी फ्यूजन के बाद ही होता है। पैरामेसियम में जब बहुत सारा बाइनरी फ्यूजन होगा तभी वो होगा। अब देखिए कंजुगेशन जो है ना हमेशा जो है ना डिफरेंट मेटिंग टाइप और सेम वैरायटी के ही स्पीसीज में होगा, इसको बस आप याद रख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए रेजुवेनेशन क्या होता है, रिपीटेड बाइनरी फ्यूजन अगर हो रहा है पैरामेसियम में, तो उससे क्या होता है कि वो जो साइकोलॉजिकली और वीक हो जाता है, साइकोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाएगा और वीक हो जाएगा, मतलब उसका दिमागी हालत ख़राब हो जाता है और मतलब बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। कंजुगेशन जो है ना क्या करता है कि इस कमज़ोरी वगैरह को जो है रीस्टोर कर देता है। देखिए न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन क्या हेल्प करता है, देखिए कंजुगेशन के टाइम न्यूक्लियर अपैरेटस जो है ना वो रीऑर्गेनाइज होता है, और इससे क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स भी साफ हो जाते हैं। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन जो है कंजुगेशन जो है ना क्या प्रोवाइड करता है कि
डीएनए में जो है वेरिएशन आता है। इसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ उसका ज़िंदा रह सकता है। अब खुद से वो डिवाइड करा, कोई बीमारी होगा तो सब में ना फैलेगा। अब देखिए 2 पार्टनर जब साथ में आएँगे तो वेरिएशन से लाइफ क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब चलिए हम ऑस्मो रेगुलेशन पैरामेसियम में जो होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ऑस्मो रेगुलेशन जो पैरामेसियम में होता है तब होता है जब बहुत ज़्यादा पानी इंटर कर जाता है बॉडी में, उसके बॉडी के सरफेस के थ्रू, और फूड जो है ना जब जा रहा होता है बॉडी में, तो इस दौरान जो है ना कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से जो है बहुत ज़्यादा पानी अंदर चला जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा फटने के कगार पे जब आ जाता है, फुल साइज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा पानी इनटेक करने के कारण, तो क्या होता है कि जो वैक्यूल होते हैं ना वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे सिकुड़ने लगते हैं। अब क्या होता है कि फ्लूइड जो उसमें रहता है ना भरा हुआ, वो होता है, वो जो होता है ना वो सेल सरफेस की तरफ जो है बाहर धक्का दिया जाता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे बाहर धक्का, यहाँ पे घुस गया है, फिर यहाँ पे जो है बाहर धक्का दिया जाएगा, देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए क्या होता है कि जब अमोइबा में हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ना यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, और क्या करता है कि एक नया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाता है। और फिर लेकिन पैरामेसियम में क्या होता है कि जब ज़्यादा पानी साइटोप्लाज्म में आ जाता है ना, तो क्या होता है कि एक कलेक्टेड इन ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल में जमा कर लेता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और क्या करता है इसको जो है रेडिएशनिंग कनाल से जो है इसको बाहर निकाल देता है। अब जब बॉडी जो है इनका फुल्ली फिल्ड हो जाता है पानी से, तो क्या होता है कि वो जो क्या करते हैं कि वो ना डिस्चार्ज करते हैं पानी को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। और क्या होता है कि फिर जब ये पूरा अपने ग्रोन स्टेज में आ जाता है या एक्सटीरियर, तो क्या करते हैं कि एक्सटीरियर मतलब उनके बाहर के शरीर में जो कनाल होता है उससे जो है कनेक्टेड पोर होता है पेलिकल, तो उसके थ्रू भी जो है वो पानी निकालते हैं। इस तरह से जो है पानी का रेगुलेशन होता है इनके बॉडी में, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, और इसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल जो होता है कालाजार का जो बीमारी करता है जो पैरासाइट, उसके बारे में। और ये कालाजार से जितना भी रिलेटेड चीज़ होगा ना वो अभी पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। लिस्मानिया डोनावानी ही इसको करता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए लिस्मानिया डोनावानी जो है कालाजार नाम का एक बीमारी करता है। ठीक है, और इसको जो है बहुत तादाद में ये जो है लोगों को अफेक्ट करते हैं, इंडिया में, चाइना में, अफ्रीका में, साउदर्न यूरोप में, साउथ अमेरिका में, रशिया में। देखिए इंडिया में इसको कालाजार बोलते हैं, और असम अब देखिए इंडिया में जो है मोस्टली असम में, बंगाल वगैरह में, जो कि तट पे समुद्र तट पे या रिवर के तट पे बने होते हैं ना जो स्टेट्स, वहाँ पे जो है नॉर्मली इसको देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इंडिया में जो है इसको बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास में और यूपी के ईस्टर्न पार्ट में इसको देखा गया है। ठीक है, इसका एक वेक्टर है, मतलब कि इसका जो इस बीमारी को जो कैरी करता है उसको बोलते हैं एक सैंड फ्लाई फ्लेबोटामस अर्जेंटीपिस। मतलब कि ये जो है ना, ये जो है ये ही जो मच्छर है या जो भी ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में क्लियर नहीं है, तो यही जो है ये जो लिस्मानिया डोनावानी है ना, इसको जो है कैरी करता है और लोगों के बॉडी में रख देता है। देखिए पैथोजन कालाजार का अगर हम बात करें तो वो जो है अटैक करता है एंडोथेलियल सेल्स को, बोन मैरो को, लीवर को, लिम्फ ग्लैंड को और ब्लड वेसल को। देखिए हमारे बॉडी में जो जितने भी एंडोथेलियल सेल है, बोन मैरो है, लीवर है, लिम्फ है, ग्लैंड है, सबको जो है ये अटैक करता है। ठीक है, स्प्लीन का, ब्लड वेसल को भी। देखिए ये ऑर्गेन्स जो है बहुत बड़े हो जाते हैं इसके अटैक के कारण, और इसका सिम्टम कुछ ऐसा हो सकता है कि एनीमिया, शरीर में खून की कमी, बहुत ज़्यादा फीवर लग रहा होगा, बहुत ही दाने दाने मुंह पे दाग धब्बे हो जाएंगे, बहुत ही रूखा सूखा स्किन लगने लगेगा, और देखिए डेथ भी हो सकता है अगर ट्रीट ना किया जाए तो डेथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। अब देखिए शरीर का सारा चीज़ ऑर्गेन अच्छा से काम नहीं करेगा तो ऑफकोर्स हमारी इम्यूनिटी पे दूसरे बीमारी भी अटैक करने लगेंगे और इससे डेथ भी हो सकती है। देखिए अब कुछ
ड्रग्स है जो कि इसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि यूरिया स्टीबेमाइन, अमीनोस्टीब्यूरिया, नियोस्टीबोसन, ठीक है, इस तरह का। और इसका डिस्कवरी किया गया था लिस्मान के द्वारा लंदन में 1903 में, ठीक है। और डोनावान जो है मद्रास के एक डोनोवान जो थे मद्रास के, वो उन्होंने भी 1903 में किया था, तो इसी से इसका नाम लिस्मानिया डोनावानी पड़ा, ठीक है। अब देखिए इसका हैबिटाट की बात करें तो लिस्मानिया डोनावानी जो है ना एक इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, मतलब कि एक ही सेल इसके पास होता है। और ये जो है ना नॉर्मली सेल के ब्लड वेजल्स के सेल में मिलते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, स्पिन हो गया, बोन मैरो हो गया, WBC, ये सब के सेल में मिलता है, ठीक है। और सैंड फ्लाई में जो है ना ये जो है एलिमेंट्री कनाल में मिलता है, और वही जब हमको काटता है तो ये बीमारी फैला देते हैं। अब देखिए जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मतलब देख रहे इतना सारा कंट्री में जो ये जो कॉमनली पाया जाता है। देखिए स्ट्रक्चर इसका अगर बात करें तो दो फॉर्म्स होता है, एम्स्टी गोट और पैरामेस्टिम गोट, जो कि लिस्मानियल फॉर्म में मिलता है और ये लेप्टोमानड फॉर्म में मिलता है। देख रहे ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको वहाँ बनाने में हेल्प मिलेगा, ठीक। देखिए एम्स्टी गोट की बात करें तो इसके पास फ्लैजिला नहीं होता, ये जो है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में मिलता है आदमियों के, ठीक है। और इसका शेप की बात करें तो ये राउंड या ओवल हो सकता है, 2 म्यू से 4 म्यू तक होता है इसका लेंथ। और ये जो है एक सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इसके पास एक न्यूक्लियस होता है जो कि सेल के साइड में रहता है, ठीक है। यहाँ पूछा है कि एंटामोइबा हिस्टोलिटिका डिजीज़ कौन सा कॉज करता है और इसके लाइफ साइकिल के बारे में, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए इन्फेक्शन जो होता है ई हिस्टोलिटिका के द्वारा, वो नॉर्मली जो है ना पानी के थ्रू ही होता है। जैसे कि कोई ड्रिंकिंग वाटर को वो अफेक्ट कर दिया तो हम पी लिए तो उसको जो है हमें बीमारी वो लग जाएगी। जैसे देखिए ट्रोफोजोइट जो होता है, जो कि टिश्यू में जो है घुस जाता है, ये जो है एक पैथोजेन होता है जो कि पेनिट्रेट कर सकता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के भी वॉल्स को, कोलोन को। अब ये जो है क्या करता है कि ये ना सिक्रेट करता है हिस्टोलॉटिक एंजाइम्स, ठीक है। और जो कि ये जो है फीड करता है, ये खाता है सेल्स पे, और इससे क्या होता है कि वो जो है अल्सर क्रिएट करता है, ठीक है। ये अल्सर क्या करते हैं कि ये जब फटते हैं और डिस्चार्ज करते हैं म्यूकस को, तो ब्लड के साथ साथ बहुत सारे ट्रोफोजोइट्स जो है उससे निकलते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि ये जो है हमारे स्टूल के थ्रू जो है हमारी बॉडी से, और थोड़ा सा डिसेंट्री मतलब कि अनअल्टरेटिव कोलिटस मतलब कि थोड़ा पेट खराब वगैरह हो जाता है, और उसके साथ जो है हमारे स्टूल में निकलता है। देखिए जब ये इन्फेक्शन होता है तो ये क्या करता है कि पैरासाइट को लीवर, हार्ट, लंग्स, ब्रेन सब में जो है फैला देता है, और इस कारण से क्या होता है कि ये बहुत ही घातक हो सकता है आदमी के लिए अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। देखिए कोई भी अभी इंटरमीडिएट होस्ट जो है इसके लाइफ साइकिल को सपोर्ट नहीं करता, बस इसको जो है ना ये एक ट्रोफोजोइट जो सेल टिश्यू इन्वेडिंग जो बैक्टीरिया है, यही इसको जो है होस्ट के बॉडी में स्थापित करता है। देखिए ट्रांसमिशन जो होता है इस पैरासाइट का एक आदमी से दूसरे आदमी तक जो है, ये जो होता है टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट के द्वारा होता है, जो कि जिसे कि फूड या कोई भी पानी या कोई भी खाने पीने का जो भी सामान है वो जो है इफेक्ट हो जाता है, और वही अगर उसका हम सेवन करें तो उसे जो है फैल सकता है। फिर देखिए जो सिस्ट होता है ये जो है ये हाउस फ्लाई वगैरह से भी या कॉकरोच से भी फैल सकता है। लाइक कॉकरोच या हाउस फ्लाई भी अगर अफेक्ट कर दे खाने या पीने का सामान को, तो हमें वो बीमारी लग सकती है। देखिए एंटोमोइबा हिस्टोलिटिका जो है ना इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, मतलब कि हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाला पैरासाइट है। और ये क्या करता है कि ये जो है एमोइबिक डिसेंट्री या एमोइबियासिस कॉज करता है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए ये पहली बार जो है लैम्बल ने डिस्कवर किया था 1859 में। इसको पैथोजेनिक नेचर का कहा जाता है, और ये जो है डिस्क्राइब किया गया था लॉसेज के द्वारा 1875 में। देखिए इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये फाइलम प्रोटोजुआ में आता है और क्लास राइजोपोडिया में आता है, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखेंगे तो आपको ठीक रहेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें एंटामोइबा के लाइफ साइकिल के बारे में, तो देखिए ये जो है ना मोनोजेनेटिक होता है, और ये एक पैरासाइट है जिसका पूरा लाइफ साइकिल जो है ना कंप्लीट हो जाता है एक आदमी के शरीर में ही, मतलब कि हमारे अंदर ही वो रहता है, ठीक है। और जैसे कि इसके और भी होस्ट हो सकते हैं, जैसे कि मंकी हो गया, एप्स हो गए, डॉग्स हो गए, रैट्स हो गए, पिग्स हो गए, ठीक है। और इसका लाइफ साइकिल जो है ना कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। देखिए बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो है ट्रोफोजोइट बैक्टीरिया जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है, और क्या करता है कि वो डिवाइड करते जाता है बाइनरी फ्यूजन के थ्रू,
अब देखिए इस दौरान जो है बाइंडी फिजन के दौरान जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है खोता नहीं है, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, विलुप्त नहीं होता है। तो क्या होता है कि डॉटर एमोइबा जो है ना वो फिर से जो है ना बड़ी होने लगती है ट्रॉफिक फॉर्म में बढ़ने के लिए। अब देखिए कुछ-कुछ जो है ना क्या करते हैं कि वो ल्यूमेन या पैरासिस्टिक में चले जाते हैं या माइन्यूटा फॉर्म्स में चले जाते हैं। देखिए आगे चलते हैं। ये ल्यूमेन में जो है क्या करता है कि प्री-सिस्टिक फॉर्म जो इसका होता है वो क्या करता है कि एक सिस्ट को सीक्रेट करता है अपने आस-पास, ठीक है? और ये सिस्ट ना बहुत ही पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है और रिफ्रैक्टाइल होता है। अब देखिए ये इनिशियली जो है ना मतलब शुरुआत में ये सिस्ट जो है यूनिन्यूक्लिएट होता है और फिर जो है इसका न्यूक्लियस क्या करता है वो डिवाइड करने लगता है बाद में, ताकि सिस्ट जो है ना बाइन्यूक्लिएट बन सके या फिर जो है टेट्रान्यूक्लिएट बन सके। देखिए साइटोप्लाज्म में जो सिस्ट होता है सॉरी सिस्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो जो है ना ग्लाइकोजन बनाता है फूड रिजर्वायर की तरह, और ये क्या करता है कि क्रोमाटिड बॉडी भी बनाता है ये सिस्ट जो है। अब चलिए इन्फेक्शन कैसे करता है ये जानते हैं। देखिए जो इन्फेक्टिव फॉर्म जो इस पैरासाइट का होता है वो है क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, ठीक है। पहले जो था कि यूनिन्यूक्लिएट, आज जब ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट बन जाएगा तब क्या करता है कि ये जो है बॉडी से बाहर आता है होस्ट के, और ये क्या करता है कि फैकल मटेरियल के साथ ये बाहर आता है, मतलब कि एक्सक्रीटरी मटेरियल। और फिर क्या करता है कि इन्फेक्शन जो है ना इसका डिपेंड करता है फूड या वाटर के इंटेक पे ही, मतलब कि अगर हम दूषित खाना या पानी पीते हैं तो ही ये फैल सकता है, ठीक है। अब देखिए कॉन्टामिनेटिव एजेंट जैसे कि कुक्स हो गए, कॉकरोच हो गए, फूड हैंडलर्स हो गए, तो इसमें जो है ये बीमारी फैला सकते हैं, इसको फैलाने में हेल्प करते हैं। अब देखिए एग्जिस्टेशन क्या बात करते हैं, जब देखिए जब इसको हम अंदर ले लेते हैं ना तो क्या करता है कि इसका सिस्ट जो है हमें पास करता है और क्या करता है कि अनचेंज थ्रू स्टमक। अब देखिए ये जो है ना हमारे स्टमक बहुत सारे एसिड प्रोड्यूस करता है, लेकिन बट स्टिल इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्या करता है कि ये सिस्ट जो है ना डाइजेस्ट हो जाता है। अब क्या करता है कि एक क्वाड्रीन्यूक्लिएट अमोइबा जो है ना इसे बाहर आता है और क्या करता है एक्साइटेशन करता है। अब देखिए मेटासिस्ट का बात करते हैं। देखिए एक्साइटेड क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड एंटामोइबा यहाँ पे जो है इसको कहते हैं मेटासिस्टिक फॉर्म, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे कि ये स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन करता है, जिसमें कि ये ना डॉटर एमोइबी को रिलीज करता है। उसके बाद जो है ये एमोइबी जो है बड़ी होती है और फिर से ये जो पूरा लाइफ साइकिल है वो जो है रिपीट करती है। देखिए स्पॉन्जिन फाइबर जो है एक सिलीसियस स्पिक्यूल्स होता है, मतलब कांटेदार एक कांटेदार स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ये पाया जाता है बहुत सारे मोनोजिना में, ठीक है। ये साथ में जुड़े होते हैं स्पॉन्जिन मटेरियल के थ्रू, और ये जो है ना स्केलेटन होता है केराटोजोआ स्पॉन्जेस का, जो कि बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर से ही पूरा तरह। अब देखिए बहुत जगह जो है फॉरेन बॉडीज भी इसमें जो है पाए जाते हैं। दीज आर सेक्रेटेड बाय स्पॉन्जियोब्लास्ट, और ये जो है ना स्पॉन्जियोब्लास्ट जो सेक्रेशन होता है उसके सेक्रेशन से स्पॉन्जिन फाइबर बनता है, जो कि मेसेनकाइमा में प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जियोब्लास्ट जो है ना अरेंज होते हैं एक रो में, और ताकि वो सेक्रेट कर सके छोटे छोटे स्पॉन्जिन रॉड, ठीक है। ईच ऑफ दिस रॉड फ्यूज विथ दोज ऑफ एडजेसेंट वन टू फॉर्म अ लॉन्ग फाइबर। देखिए ये सारे रॉड जो स्पॉन्जियोब्लास्ट ने प्रोड्यूस किया है उसको जो है वो सब एक साथ जुड़ के एडजेसेंट साइड, मतलब उनके आसपास जितने भी स्पॉन्जिन फाइबर तो होते हैं उनके साथ जुड़ के एक लॉन्ग फाइबर बनाते हैं, जो इन टर्न क्या करता है कि वो जो है ज्वाइन करता है और फॉर्म करता है एक नेटवर्क, जिसको कि स्पॉन्जिन फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिक्यूल्स क्या है। ये जो है ना ये स्ट्रक्चर जो है कंटेन करता है इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज। देखिए कुछ कुछ स्पीसीज में ये पाया जाता है, और ये क्या करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ये जो है क्या करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन इनका होता है CaCO3 से। कैलकेरा अब देखते एग्जांपल लेते हैं कैलकेरा क्लास का, तो इसमें जो स्पीकर्स होते हैं ना वो CaCO3 से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली डिफेंस के लिए यूज होता है ऑर्गेनिज्म के। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं ओबेलिया के लाइफ साइकिल के बारे में और उससे रिलेटेड टॉपिक। तो देखिए इसके अगर हम फाइलम की बात करें तो ये कॉलेंट्रेट फाइलम का होता है, और इसका क्लास हाइड्रोजोआ है, ऑर्डर हाइड्रोडिया है, और जीनस इसका ओबेलिया है, स्पेसीज गाइनोसुलेटा है, फैमिली यूसीपीडिया है। देखिए हैबिटाट या इसके हैबिट्स के बारे में बात करें तो देखिए ओबेलिया जो है ना कॉस्मोपॉलिटन, मतलब पूरे विश्व में ये पाया जाता है। ये जो है बेसिकली मरीन या मतलब कि बोल सकते हैं कि पानी की गहराई में मिलता है।
ये जो है अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम से सेसाइल होता है, मतलब कि जो भी आसपास जो भी स्ट्रक्चर है उससे अटैच्ड होता है। ओबेलिया जो है नॉर्मली एक पॉलीमॉर्फिक या कॉलोनियल फॉर्म होता है। अब देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की इसकी बात करें तो ये जो इसका कलर जो है ना वाइटिश या लाइट ब्राउन कलर का हो सकता है। ये जो है कॉलोनी में रहता है। हाइड्रोजिया, देखिए अब देखिए इसका जो कॉलोनी होता है ना वो कुछ ये सब जो जो भी कैरेक्टर दिया हुआ है ये सब शो करता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाइड्रोजिया क्या होता है? ये जो है ना दिस इज द बेसल हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द कॉलोनी। देखिए नीचे का जो बेस होता है वो वाला पार्ट होता है हाइड्रोजिया, और ये जो है अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम से, जिसको कि स्टोलन बोलते हैं। स्टोलन से अटैच्ड होता है, ठीक। हाइड्रोकॉलस क्या होता है? देखिए ये जो है ना सिलेंडर वर्टिकल और ब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं कॉलोनी के। अब देखिए इसका जो ब्रांचिंग होता है ना वो अल्टरनेट होता है, मतलब कि एक तरफ होगा दूसरी तरफ नहीं, तीसरी तरफ होगा चौथी तरफ नहीं, इस तरह से, ठीक। अब देखिए जो ब्रांचेज होते हैं ना वो एंड इनटू इनटू इंडिविजुअल कॉलेज। अब देखिए ब्रांचेज जो है एंड होते हैं और उस एंड को हम बोलते हैं जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स जो है दो प्रकार के हाइड्रेन और एक होगा ब्लास्टोजोइट्स। अब देखिए या तो गैस्ट्रोजोइट्स बोलिए या तो ब्लास्टोजोइट्स बोलिए। देखिए गैस्ट्रोजोइट्स क्या होता है? ये जो है जॉइंट्स पे फीड करते हैं और ये क्या करते हैं, सॉरी, गैस्ट्रोजोइट्स जो होते हैं वो फीडिंग जॉइंट्स होते हैं, और ब्लास्टोजोइट्स क्या होते हैं वो जो है रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स होते हैं, ठीक। अब चलिए हम चलते हैं कोइनोसार्क और पेरिसार्क पे। देखिए पूरा जो उसका कॉलोनी होता है ना वो जो है कवर्ड होता है एक टफ ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर ब्राउनिश स्ट्रक्चर से। मतलब कि पेरिसार्क क्या है कि पेरिसार्क जो है ना कवर करता है पूरे कॉलोनी को। ये ब्राउन कलर का होता है, ये नॉन सेलुलर होता है, ठीक। और एक स्पेस प्रेजेंट होता है पेरिसार्क में, जिसको कि हम बोलते हैं कोइनोसार्क। देखिए पेरिसार्क जो है ना वो प्रोड्यूस करता है छोटा अमाउंट में एनुअली किसके पास? जूइड्स के पास, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि बेंडिंग में हेल्प करता है। और देखिए सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं कॉलोनी में वो जो है कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से कोइनोसार्क के कारण। और कोइनोसार्क जो है ना लिविंग सेल्स होते हैं। अब देखिए कोइनोसार्क जो है इंक्लोज्ड होता है कोइनोसार्कल कैनाल से, ठीक है। कोइनोसार्क में छोटा छोटा कैनाल्स होता है, कोइनोसार्कल कैनाल्स। अब देखिए कोइनोसार्क जो है ना उसके अंदर जो होता है आउटर एक्टोडर्म होता है, एक इनर गैस्ट्रोडर्म होता है। अब देखिए दो तरह के जो है नॉन सेलुलर में जो ग्लिया होते हैं उसके बारे में हम जान लेंगे।